Welcome all my dear students to lecture number 22 of wave motion and Doppler effect। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट की, लेकिन जो भी बेस्ड होगा इको पर या रिफ्लेक्शन पर। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो साउंड सुनाई देगा उसका डॉपलर इफेक्ट कैसा होता है, ये इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर और एक लेक्चर आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, शॉक वेव्स और मैच नंबर के बारे में। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? डॉपलर इफेक्ट बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। तो लिखो, हेडिंग लिखो, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या फिर इसी को बोलेंगे हम इको। ओके, तो इसके कई सारे केसेस है, बहुत ही सिंपली मैं आपको समझाने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड का, वो है Na, दैट इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VO डिवाइडेड बाय V माइनस और प्लस VS इनटू N। What is Na? Apparent frequency, जो उसको सुनाई दे रही है। What is V? Speed of sound in air। VO speed of observer, VS speed of source और N क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को कम ज्यादा सुनाई देती है। उसी इफेक्ट को, उसी परिणाम को क्या बोला जाता है? डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। तो इसमें हमने मीडियम का इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब इस लेक्चर में हम बेसिकली रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव सुनाई देंगे उसमें डॉपलर का कैसा इफेक्ट होगा ये हम देखने वाले हैं। तो इसकी केस 1 देखो, केस 1 समझते हैं। ठीक है ना, स्पेशल केसेस हैं, आराम से देखो और इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। और यही सिचुएशन आपको न्यूमेरिकल में अगर दिया जाए तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो पहली सिचुएशन हम ऐसे ले लेते हैं कि सपोज क्या करेंगे हम कि ये हमारी सिचुएशन है, देख लो, मान लो ऐसा कुछ होगा। ये हमारा सरफेस है, दिस इज आवर सरफेस, दिस इज माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से रिफ्लेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सोर्स ले लेंगे। आज दिन खराब है लगता है। ठीक है, तो दिस इज माय सोर्स ऑफ साउंड, कोई गाड़ी होगी, व्हीकल होगा, कुछ भी होगा, इसके ऊपर ये सोर्स ऑफ साउंड रखा हुआ है ऐसे। ओके, इट इज इमिटिंग साउंड, सो दिस इज माय सोर्स मूविंग विथ स्पीड Vs। और यहाँ पर जो है ये मेरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर या लिसनर, एंड द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। तो ये सिचुएशन है। तो होगा क्या, देखो, ये सोर्स आगे बढ़ेगा विथ स्पीड Vs, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आगे बढ़ेगा विथ स्पीड Vs, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ेगा विथ स्पीड Vs। तो पहले तो इसको एक वेव ऐसे डायरेक्ट सुनाई देंगे। ओके, अब दूसरे वेव्स कैसे होंगे? एक वेव्स ऐसे आगे जाएंगे, यहां से टकराएंगे, रिफ्लेक्ट होकर इसको सुनाई देंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, अब यहां पर एक डॉपलर इफेक्ट होगा और रिफ्लेक्शन के बाद एक डॉपलर इफेक्ट होगा। तो आज के लेक्चर का टॉपिक ये है, रिफ्लेक्शन के बाद जो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी हम डिटरमाइन कर लेंगे। अब ये जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है इसको बोल देता हूं मैं Na, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, ये जो डायरेक्ट सुनाई दे रही है। तो ये सिचुएशन क्या है? Na इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VO डिवाइडेड बाय V माइनस और प्लस VS इनटू N। हमारी बेसिक चीजें हम अप्लाई करेंगे। तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो इसका ये निकल जाएगा, ऑब्जर्वर स्टेशनरी, तो इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अब सोर्स ऑब्जर्वर के नजदीक जा रहा है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो बढ़ने के लिए यहाँ माइनस लोगे या प्लस लोगे? डिनोमिनेटर कम ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो दिस इज माय अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर विच इज स्टेशनरी एंड डायरेक्टली। अब समझना क्या हो रहा है, ये वेव्स जाके यहां से टकरा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, लेकिन ये जो सोर्स है ये स्टेशनरी है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो क्या करना, इसकी स्पीड उठा के इसको चिपका देना। ठीक है, इसकी स्पीड उसका उठा के इसको चिपका देना Vs। ओके, तो अब मान लो, अब ये जितनी स्पीड से आगे बढ़ेगा उतनी ही रिफ्लेक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी ऑब्जर्वर की तरफ आने की। I'm not talking about direct receiving waves. I'm talking about the waves which are reaching the observer after reflection from this stationary wall.
लेकिन ये सिनेरियो ऐसा बन गया कि अब मैं जितने स्पीड से आगे बढ़ूंगा उतने ही ये रिफ्लेक्शन की स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं ऐसे कंसीडर कर सकता हूं कि ये जो स्टेशनरी रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इमेजिन करो कि ये Vs से इधर आ रहा है एंड इमिटिंग द फ्रीक्वेंसी n, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी n। तो इसकी स्पीड इसको दे देना, ऐसे आप कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब ऐसे सोचो कि ये ऑब्जर्वर रुका हुआ है और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव आ रहे हैं, अब ये जितनी स्पीड से बढ़ेगा उतनी इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो ऐसे कंसीडर करना कि ये जो रिफ्लेक्शन से जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है उसके पास स्पीड कितनी है, Vs। नाउ इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, दैट इज Vs। तो अगेन, तो जो इसको सुनाई देगी वो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी फिर, Na इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय V माइनस Vs इंटू n। चलो इसको Na डैश बोल देता हूं मैं, Na डैश। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो है। ओके, तो यहां पर Na इज इक्वल टू क्या आया, Na डैश, मतलब जो डायरेक्ट एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है और जो रिफ्लेक्शन के बाद एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो अब आप बोलोगे सर फिर इसको सेपरेट पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसे बोल दो कि इसमें भी वही फॉर्मूले लगाओ जो डायरेक्ट डॉपलर इफेक्ट में हम लगाते हैं। नहीं, अब यहां पर एक केस चेंज हो जाएगी। कैसे, मान लो अब क्या करेंगे हम, केस 2 समझो। मान लो सिचुएशन कैसी है, तो यहां पर समझ में, यहां पर हमने क्या किया समझ में आया, ये जो सोर्स इसके तरफ मूव हो रहा था, जितने ज्यादा स्पीड से मूव करेगा उतना ही रिफ्लेक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो इसकी स्पीड उठाकर इसको चिपका दो। ऐसे कंसीडर करो कि यहां से सोर्स इधर आ रहा है, ओके, रिफ्लेक्टेड वेव। अब ये देखो, जितने स्पीड से आगे जाएगा रिफ्लेक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी उतनी। तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो इसकी भी स्पीड ज्यादा, इसकी स्पीड कम होगी तो इसकी भी स्पीड कम। तो ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसके पास जो रुकी हुई दीवार थी, दीवार के पास भी स्पीड कितनी है, Vs, और इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऐसे हम मान सकते हैं। ठीक है ना। अब मान लो मैंने क्या किया, देखो ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज माई सोर्स, दिस इज माई सोर्स। ओके, इसके ऊपर ये सोर्स ऑफ साउंड है। ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है विथ स्पीड Vs। ओके, अब ऑब्जर्वर जो है सोर्स के पीछे है, ठीक है ना, सोर्स के पीछे है। तो एक साउंड तो डायरेक्टली रीच करेगा और इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी Na। ऑब्जर्वर रेस्ट है तो ऑब्जर्वर की स्पीड 0, और दूसरी जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी वो कौन सी होगी, ये जाएगा टकराएगा वापस आके इसको सुनाई देगा। सो ये होगी मेरी Na डैश। तो सबसे पहले मुझे Na पता करना है, तो Na के लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा V प्लस और माइनस VO डिवाइडेड बाय V माइनस और प्लस Vs इंटू n, जो डायरेक्ट वेव आ रहे हैं। तो सिचुएशन क्या है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ऑब्जर्वर की स्पीड 0, निकाल दो इसको, तो ऊपर सिर्फ V बचेगा। सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा, बिकॉज जब बड़ा डिनोमिनेटर होगा तो आंसर कम आए। ठीक है, तो दिस इज माई Na। नाउ व्हाट अबाउट Na डैश, Na डैश, क्या Na डैश इतना होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा। अब देखो, मैं ये स्पीड अगर बढ़ाऊंगा तो रिफ्लेक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये मेरा सोर्स यहां पर है जिसके पास स्पीड कितनी है, Vs। बिकॉज अगर मैं ये स्पीड बढ़ाऊंगा तो वापस आने की भी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। जितने अमाउंट से इसको बढ़ाऊंगा आगे जाना, उतने अमाउंट से ये बढ़ जाएगा। तो इसकी जो स्पीड होगी उसकी उतनी ही स्पीड इसकी ही होगी। तो अब Na डैश के लिए सिचुएशन क्या होगा, Na डैश के लिए रिफ्लेक्टेड जो वेव्स मेरे पास आ रहे हैं उसके एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए केस क्या होगा कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो जब सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आएगा तो V डिवाइडेड बाय V माइनस Vs आएगा, बिकॉज एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, रिफ्लेक्शन की एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो V माइनस Vs इंटू n आएगा। दिस टाइम Na इज नॉट इक्वल टू Na डैश, Na इज नॉट इक्वल टू Na डैश। ठीक है, समझ में आया। तो हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड वेव्स जो आ रहे हैं दे आर नॉट कमिंग बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। तो सोर्स भी मूविंग है, तो सोर्स जितने स्पीड से उसकी तरफ जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव उतने स्पीड से सोर्स की तरफ आएंगे। तो इसकी जो स्पीड इधर जाने की होगी, रिफ्लेक्टेड वेव की भी स्पीड वापस आने की उतनी ही होगी। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो हम ऐसा मान लेंगे इसकी जो स्पीड है उल्टा करके इस पे चिपका दो तो ये इधर आने की स्पीड हो जाएगी। तो ऑब्जर्वर से सोर्स दूर जा रहा था इसलिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव की जो स्पीड है सोर्स के ऑब्जर्वर की तरफ आने की, वो अगर ये स्पीड बढ़ेगी तो वो भी स्पीड बढ़ेगी। तो Na डैश क्या आ जाएगा, ये आएगा V अपॉन V माइनस Vs इंटू n। तो हमने क्या किया, जो सोर्स की स्पीड थी
वही स्पीड रिफ्लेक्टेड सरफेस को दे दी, ठीक है। और कौन से डायरेक्शन में दी? इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज हम ये स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्शन होने की स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी वेव्स की, ठीक है। अब आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केस जिस पे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, तो अब यहाँ पर क्या किया हमने, जो हमारा ऑब्जर्वर था वो सोर्स के आगे था या सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में था, और दूसरे केस में हमने क्या किया, ऑब्जर्वर को सोर्स के पीछे रखा। तो दो सिचुएशन अलग अलग बन गए, एक सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और जो रिफ्लेक्शन होके साउंड आ रहा था वो सिनेरियो कुछ ऐसे बना कि सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब मान लो ऑब्जर्वर सोर्स के अंदर बैठा है या सोर्स के जिस जहां पर सोर्स है उसी में ऑब्जर्वर बैठा है, तो सिचुएशन क्या आएगी? इसी पे न्यूमेरिकल बनते हैं, समझना बेटा। देखो सिचुएशन क्या होगी, केस 3 तीसरा सिनेरियो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो, और ये डायरेक्ट याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। केस 3 मान लेते हैं हम कि ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन होने वाला है, और दिस इज माय सोर्स, ओके, और ऑब्जर्वर इसी के अंदर है, ठीक है, और ये मेरा सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो अब ऑब्जर्वर अगर सोर्स के ऊपर ही होगा तो दोनों की स्पीड सेम होगी, जितने स्पीड से ऑब्जर्वर जाएगा उतनी स्पीड से सोर्स जाएगा, जितने स्पीड से सोर्स जाएगा उतनी स्पीड से ऑब्जर्वर जाएगा। तो हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू सपोज x, क्या है? x है। तो यहां पर जो na होगा वो कितना होगा? n के बराबर होगा। क्यों? देखो na इज इक्वल टू v प्लस और माइनस vo डिवाइडेड बाय v माइनस और प्लस vs इंटू n। तो इसकी भी वैल्यू x है और इसकी भी वैल्यू x है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों एक ही जगह पर है ना। तो रिलेटिव मोशन हो रही है कि यहाँ पर नहीं, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, तो na इज इक्वल टू n हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो, यहाँ से जो साउंड बजेगा इसी को सुनाई देगा, डायरेक्टली सुनाई देगा, तो जितनी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है उसका क्या? तो होगा क्या, यहाँ से जो साउंड निकला ये इधर जा रहा है, इससे टकरा कर वापस आ रहा है, ओके। तो इसकी स्पीड कितनी है? vs, इसकी स्पीड कितनी है? vo, ये भी x है, ये भी x है। तो अब मेरे पास सोर्स है, मेरा सोर्स रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ x स्पीड से बढ़ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड होकर जो वेव्स मेरे तरफ आ रहे हैं वो भी मेरे तरफ बढ़ेंगे, कितने स्पीड से? x स्पीड से। So this is strictly the example of source and observer moving towards each other. Source and observer moving towards each other. तो इसको जो ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसके अपरेंट के लिए क्या होगा? ये ऑब्जर्वर इधर जा रहा है विद स्पीड x और ये सोर्स इधर आ रहा है विद स्पीड x। तो सिचुएशन क्या आएगी? na इज इक्वल टू na डैश, सॉरी रिफ्लेक्शन के बाद na डैश इज इक्वल टू v प्लस और माइनस vo डिवाइडेड बाय v माइनस और प्लस vs इंटू n। तो हमने क्या किया, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा था उस सरफेस को स्पीड दे दी, कितनी? सोर्स के जितनी, बिकॉज सोर्स ऐसे उसके तरफ आगे मूव हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड वेव भी मेरे तरफ ज्यादा स्पीड से आएंगे, तो जितने स्पीड से मैं उसकी तरफ जा रहा हूं उतने स्पीड से रिफ्लेक्टेड वेव मेरे तरफ आएंगे, ठीक है। तो इसकी स्पीड x थी तो मैंने दीवार को भी स्पीड दे दी x, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो दिस इज द स्ट्रिक्टली द केस वेयर सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो सोर्स और ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर होंगे तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, बढ़ने के लिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस आएगा, और दोनों की स्पीड कैसी है? सेम, बिकॉज जो ऑब्जर्वर है सोर्स के अंदर बैठा हुआ है, तो na डैश दिस टाइम विल बी v प्लस x डिवाइडेड बाय v माइनस x इंटू n, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 3 केसेस हैं। पहली केस ऑब्जर्वर को हमने यहां रखा तो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी और वापस आने वाली अपरेंट फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। दूसरी केस ऑब्जर्वर को यहां रखोगे तो दिस इज द सिचुएशन वेयर सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर को अगर सोर्स के अंदर बिठा दिया आपने तो रिफ्लेक्टेड वेव्स ऑब्जर्वर की तरफ x स्पीड से बढ़ेंगे और ऑब्जर्वर भी उधर रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ x स्पीड से बढ़ रहा है। तो दिस इज स्ट्रिक्टली द केस वेयर सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स द ईच अदर, ठीक है। अब इस पे बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलो आपके लिए आ गए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। समझना क्या बोल रहा है। A bat is flitting about in cave navigating via ultrasonic blips
होता क्या है, जो चमगादड़ होते हैं जिनको बोलते हैं बैट्स, ये जो बैट्स होते हैं ये परों को फड़फड़ करते हैं, फड़फड़ करके अल्ट्रासोनिक साउंड इमिट करते हैं, और ये अल्ट्रासोनिक साउंड किसी ऑब्स्टैकल पर गिरकर वापस आते हैं, उनको वो रिसीव करते हैं, और इनकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा होती है या इतनी हाई स्पीड की होती है, उन रिफ्लेक्टेड वेव्स को रिसीव करके वो पता कर लेते हैं कि ऑब्स्टैकल उनसे कितने दूर है। समझ में आया? फड़फड़ करेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट करेंगे। अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड, और वो साउंड जाएगा और ये हाई एनर्जी साउंड होगा, हाई एनर्जी वेव्स होंगे तो इनकी स्पीड भी ज्यादा होगी। ये जाएंगे, उनके सामने के ऑब्स्टैकल से टकराएंगे, टकराकर वापस आएंगे, उनको वो रिसीव करेंगे और उससे अंदाजा लगाएंगे कि उनसे कितने दूर पर ऑब्स्टैकल है, और ऐसे करके वो नेविगेट करते हैं और अपना रास्ता पता कर लेते हैं। तो कभी भी चमगादड़ घर में भी आ गया तो फड़फड़ करके ऐसा चारों तरफ उड़ता है, लेकिन कभी भी वो दीवार से नहीं टकराता। इसका क्या कारण होता है? बिकॉज वो अल्ट्रासाउंड इमिट करते हैं, वो साउंड जाके दीवार से टकराएगा, फटाफट उसको वो रिसीव कर लेंगे और अंदाजा लगा लेंगे कि कितने दूर उनके वॉल है। ऐसे वो उनकी वर्किंग होती है नेविगेशन की। ठीक है, तो अज्यूम दैट, तो हम मान लेते हैं दिस इज माय चमगादड़, ये गामा नहीं है, दिस इज बैट, मान लो दिस इज द बैट। ओके, अल्ट्रासोनिक, अज्यूम दैट द साउंड इमिशन फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहे हैं जिसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द वन फास्ट सूप, वो फड़फड़ कर रहे हैं डायरेक्टली टुवर्ड्स अ फ्लैट वॉल, तो यहां पर एक फ्लैट वॉल है, ये वॉल है। ओके, दिस इज द वॉल। अ बैट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, इसकी जो स्पीड है, तो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो ये हो गया सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो गई 0.03 टाइम्स v, और ये v क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ओके, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डज द बैट हियर रिफ्लेक्टेड ऑफ द वॉल? अब देखो ये कंडीशन है डॉपलर इफेक्ट की, लेकिन कौन से? इको वाली, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये जाएगा, इससे टकराएगा, टकराकर वापस आएगा। तो अब ये बैट इसके तरफ जो स्पीड से मूव कर रहा है, इसको हम बोलेंगे x, जितने स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? वॉल को भी स्पीड दे देते हैं, कितनी? x। तो ये हो गया हमारा, ये x स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, ये x स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी फिर से कौन सुन रहा है? ऑब्जर्वर ही सुन रहा है। तो ऑब्जर्वर कौन है? बैट। प्रोड्यूसर कौन है? बैट। तो सोर्स और ऑब्जर्वर वन एंड सेम थिंग। तो ये सिचुएशन हो गई कि गाड़ी के अंदर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ऐसी सिचुएशन हो गई। तो x स्पीड से ये वेव्स इसके तरफ आ रहे हैं और x स्पीड से ये इसके तरफ जा रहा है, और x कितना है? 0.03 v। सो दिस इज द स्ट्रिक्टली कंडीशन वेयर सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। साउंड किसने प्रोड्यूस किया? बैट ने। सुन कौन रहा है? बैट। तो ऑब्जर्वर और सोर्स वन एंड द सेम थिंग। हमने अभी जो बताया था मैंने आपको, कार के अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, तो सिचुएशन क्या थी? सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स द ईच अदर, दैट इज v प्लस x v माइनस x इनटू n। ठीक है, तो ये साउंड गया, टकरा के वापस आया, तो ये इसके तरफ मूव रहा है, तो ये भी इसके तरफ जोर से मूव होगा, तो ये जितने स्पीड से इसकी तरफ जाएगा वो उतनी ही स्पीड से इसकी तरफ आएगा, x स्पीड से। ओके, तो क्या आएगा? v कितना होगा? v प्लस x कितना है? 0.03 v डिवाइडेड बाय v माइनस 0.03 v इंटू n कितना है? 40 किलो हर्ट्ज। तो ये ऐड हो जाएंगे, 1.03 v डिवाइडेड बाय 0.97 v सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे ना, 1 माइनस इंटू ये आएगा 40। तो ये v क्या हो गया? कैंसिल, ये इधर सरक जाएगा, ये इधर सरक जाएगा, तो ये कंडीशन क्या आएगी? 103 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 97। तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 त्रिकम 12 ला 2 चला 1 4 0 0 1 4 1 4 0 का 0, ये आएगा 97। ठीक है ना, 103 मल्टीप्लाइड बाय 4 412। यस, ओके। तो अब 97 से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली, 97 इंटू 4, 7 चौक 28, 2 9 चौक 36 37 38 388। तो ये कट गया, तो किससे डिवाइड हो? 4 से। तो 4 से डिवाइड होता है, यहाँ तो 412 है, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? 388। तो 412 में से 388 गए तो कितने बचे? 12 में से 8 गए 4, 10 में से 8 गए 2, तो 24 बचे। तो आगे 0 है, आगे 0 है, तो कितने से डिवाइड होगा? 90 से। अब बचे कितने? 240, यहाँ पे 24 बच गए ना, ये 24, तो 240 हो गया वो। तो कितने से होगा फिर? 97 2 जा, 97 2 जा, तो 97 इंटू 2, 7 दूनी 14 4 4 1 2 3 18 19 194, लेकिन है कितने? 240, तो माइनस 194,
तो कितने बचे 40 और 46 बचे ना, 46। तो अगर पॉइंट दे दिया तो यहाँ 0 आ जाएंगे, 460 हो जाएगा ये। 460 मतलब कितने से डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 4 से। कितने से डिवाइड होगा 4 से, तो 42.4 किलो हर्ट्ज। आंसर कितना आएगा 42.4 किलो हर्ट्ज विल बी माई आंसर। ओके अगर ये नीट का पेपर होगा तो कैलकुलेशन वो सिंपल दे देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो सोर्स और ऑब्जर्वर अगर वन एंड सेम थिंग है तो वो कंडीशन किससे मैच हो जाएगी, सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अपने को क्या करना है, जितनी स्पीड सोर्स की है टुवर्ड्स द वॉल, उतनी ही स्पीड आपको क्या करना है, वॉल को दे देना है। तो आप आराम से सिचुएशन को ट्रैक कर लोगे। ठीक है, अब ये जो सेकंड न्यूमेरिकल है ये रिफ्लेक्टेड बेस इको का नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखो क्या बोल रहा है, अ कार हैज 2 हॉर्न्स, 2 हॉर्न इसके, हैविंग डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है, 180 हर्ट्ज। ठीक है, कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये कार है, दिस इज माय कार इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी मतलब ऑब्जर्वर की स्पीड 0 विथ स्पीड। अब इस पे 2 हॉर्न है, 2 हॉर्न की डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज है और इसकी स्पीड कितनी है 60 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0 बिकॉज़ ऑब्जर्वर रुका हुआ है। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट्स हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो इसको कितना डिफरेंस सुनाई देगा, तो सिंपल है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v प्लस और माइनस vo डिवाइडेड बाय v माइनस और प्लस vs इनटू n। ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन ऑब्जर्वर रुका हुआ है ना, तो ऑब्जर्वर की स्पीड 0, तो ये निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, na इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v। अब सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ज्यादा के लिए नीचे माइनस चाहिए, सिंपल है, नीचे माइनस चाहिए। क्यों माइनस चाहिए, बिकॉज माइनस हो गया तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा मतलब आंसर बढ़ाएगा इनटू n। ठीक है, तो अब इसको अगर डेल्टा na बोल दिया तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा n, सिंपल। तो डेल्टा n कितना है 180 हर्ट्ज, हमें पता करना है डेल्टा na, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना सुनाई देगा। तो डेल्टा na इज इक्वल टू v कितना लेने को बोला है 330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस ये क्या है 60 इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है 180 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 330 में से 60 गए, कितने बचे 270 ना, 270 इंटू 180 हर्ट्ज। 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 0, 3 0 0, 110 इंटू 2 मतलब 220 हर्ट्ज आपका आंसर होगा, जो कि 102% करेक्ट है। ठीक है, चलो लिख लो, पॉज करके लिख लो। अब लास्ट टाइप का डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक लाइन पे मूव नहीं करते, तब क्या करेंगे ये हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। सिचुएशन क्या है, देखो ट्रेन ऐसे आगे बढ़ रही है और ट्रेन यहाँ पर विसल किया, यहाँ पर साउंड जनरेट किया। ओके, इफ द इंजन ऑफ ट्रेन प्रोड्यूस हॉर्न एट बी, पॉइंट बी के पास हॉर्न प्रोड्यूस किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 640 हर्ट्ज है, लेकिन ऑब्जर्वर इस लाइन पे नहीं खड़ा, ऑब्जर्वर यहाँ पर रुका हुआ है। ये डिस्टेंस हमें गिवन है 400 मीटर, ये डिस्टेंस गिवन है 300 मीटर। तो हमें पूछा है ए को कितनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ठीक है, तो लॉजिक अप्लाई करने से पहले ये थीटा में पता कर लेता हूं। तो साइन थीटा या फिर टैन थीटा क्या आएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, बराबर। टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड कितनी है 400 मीटर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 300 मीटर, ये कैंसल। तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 4/3। तो मेरा जो एंगल होता है वो कुछ ऐसे होता है, दैट एंगल इज, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये हो जाता है 53 डिग्री, पता है ना 53 डिग्री। ये 53, ये 37 होता है। ठीक है ना, 3 के सामने का 37, 4 के सामने का 53, तो 4 के सामने का 53, तो थीटा कितना आएगा मेरा, थीटा विल बी 53 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखो दिस इज माई VS, तो VS इधर है और ऑब्जर्वर यहां पर रुका हुआ है। तो सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है AB, लेकिन स्पीड तो इधर है ना। तो देखो सिचुएशन कैसी है, दिस इज माय VS, ओके, और ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है यहां पर है मेरा ऑब्जर्वर, दिस इज माय सोर्स एंड दिस इज माय ऑब्जर्वर, और ये जो एंगल है मेरा, दिस एंगल इज माय 53 डिग्री। तो करना क्या है, हमें क्या करना होता है डॉपलर इफेक्ट के टाइम पे, स्पीड
कहां पर होनी चाहिए, लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो इसका कंपोनेंट लेना है, खत्म, इसका कंपोनेंट ले लेंगे। इधर कितना कंपोनेंट आएगा इसका, Vs cos 53 डिग्री। Vs तो इधर है भाई, अब ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड भी करूंगा मैं, डोंट वरी। तो मैं क्या करूंगा, इसका कंपोनेंट ले लूंगा इस लाइन पे। ऑब्जर्वर कैसा है मेरा, रेस्ट है। तो नाउ द सिचुएशन इज दैट सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विद स्पीड Vs और Vs cos थीटा, विद स्पीड Vs cos थीटा, खत्म। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VO डिवाइडेड बाय V माइनस ऑफ प्लस Vs इनटू n, यानी इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वर रेस्ट है, मतलब ये तो निकल गया। अब सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विद दिस स्पीड, विद दिस स्पीड, नॉट दिस स्पीड, ये तो इधर की थी, इसका कंपोनेंट ले लिया हमने ये लाइन पे। ओके, तो ये अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। बढ़ने के लिए नीचे माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस। तो सिचुएशन क्या आएगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय V माइनस Vs कितना लोगे आप, Vs cos 53 डिग्री इंटू n, खत्म। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर 100% आ जाएगा। पॉज करके इसका आंसर निकालो, चलो। यह आना चाहिए 680 हर्ट्ज। तो क्या है इसका सोल्यूशन, पहले इसको मीटर पर सेकंड में कर लेता हूं मैं। मीटर पर सेकंड में कैसे करोगे, 120 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करना। तो कितने से, 3 संग 18, 3 चौक 12, 0 बेत्रिक 6, बेदूनी 4, बेशून्य 0, 20×50 100, 100/3 आएगा ये, 100/3 मीटर पर सेकंड, 100/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। तो V कितना है, V है हमारा, V कितना बोला है, V बोला है 340। ठीक है, ये 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस Vs कितना है, Vs इज 100/3 इंटू cos 53, cos एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5, cos 53/3/5 होगा ना, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इंटू n कितना है भाई, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 640 हर्ट्ज। तो क्या किया आपने, समझ में आया। सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर था, उसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन ले लेना है जो सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन कर रही है, खत्म। वो वेलोसिटी नहीं, इस वेलोसिटी से ये ऑब्जर्वर को रीच कर रहा है, ये तो इस वेलोसिटी से तो आगे बढ़ रहा है, इस वेलोसिटी से ऑब्जर्वर को रीच कर रहा है, मतलब इसका कंपोनेंट इधर ले लो। एडजेसेंट कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा ये, अरे रुक मेरे भाई, क्या हो जाएगा ये 3 से 3 कैंसिल, 5 1 1, 5 2 0, तो क्या हो जाएगा बेटा 340 डिवाइडेड बाय 340 में से 20 गए, 320 गुणिले 640, तो ये 0 कैंसिल, 32 दूनी 64, 34 दूनी 68, मतलब 680 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, चलो पॉज करके लिख लो इसको आराम से। तो लेक्चर के आखिरी पड़ाव में आ गए हम, क्या है, कंडीशन व्हेन डॉपलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। इंपॉर्टेंट है यार। तो ऐसी कंडीशन जहां पर डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो पहली कंडीशन, व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर एट रेस्ट। सिंपल सी चीज है भाई, देखो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, Na इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VO डिवाइडेड बाय V माइनस और प्लस Vs इंटू n। तो क्या दोनों रेस्ट है, तो ये भी 0, ये भी 0, तो क्या हो जाएगा, Na इज इक्वल टू V/V इंटू n, V कैंसल, Na इज इक्वल टू n। तो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी सुनाई देगी। ऐसा हो रहा है तो डॉपलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। दूसरी कंडीशन, सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग विथ सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। ये मेरा सोर्स है, दिस इज माई सोर्स एंड दिस इज माई ऑब्जर्वर। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जाएंगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो रिलेटिव मोशन होगा क्या, नहीं होगा। ओके, मान लो इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये है वेलोसिटी ऑफ, सॉरी दिस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो 5 माइनस 5, तो आंसर कितना आएगा, 0। सो देयर इज नो रिलेटिव मोशन। दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या, नहीं, बिकॉज दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो जब तक दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा या फिर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो डॉपलर इफेक्ट हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही सुनाई देगी। तो ये भी कंडीशन क्लियर हो गई, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज कांस्टेंट, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा या फिर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगी।
ठीक है। उसके बाद व्हेन ओनली द मीडियम इज मूविंग, मीडियम अगर मूविंग है तो फॉर्मूला क्या है, Na इज इक्वल टू V प्लस और माइनस Vm डिवाइडेड बाय V प्लस और माइनस Vm, ओके, प्लस और माइनस Vo डिवाइडेड बाय माइनस और प्लस Vs। तो होता क्या है, जब मीडियम साउंड के डायरेक्शन में मूव होता है, जब मीडियम साउंड के डायरेक्शन में मूव होता है तो नेट वेलोसिटी क्या होती है, V प्लस Vm। और जब मीडियम साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है तो नेट वेलोसिटी क्या होती है, V माइनस Vm। लेकिन क्या बोल रहा है, सिर्फ मीडियम मूव हो रहा है, सोर्स और ऑब्जर्वर मूव नहीं हो रहे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सोर्स ऑब्जर्वर मूव हो रहे हैं क्या, नहीं मूव हो रहे, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो अगर ये इन द डायरेक्शन मूव हो रहा होगा तो V प्लस Vm दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव हो रहा होगा तो V माइनस Vm फिर से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या होगी, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इस केस में भी डॉपलर इफेक्ट हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग केस मैं आपको समझाने वाला हूं, पहले तो ये समझ लो, फिर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको समझाऊंगा। देख लो क्या करेंगे हम, सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दिस इज माय सोर्स इधर जा रहा है Vs एंड दिस इज माय ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है Vo। तो हमें करना क्या होता है, जब ये इंक्लाइंड एक दूसरे से इंक्लिनेशन करके मूव हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं और इसका कंपोनेंट इस पे लेंगे हम। तो ये इससे परपेंडिकुलर है, तो किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। इसका कंपोनेंट इधर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, जीरो, तो इसका इधर कंपोनेंट ही जीरो होगा, तो नेट इफेक्ट होगा क्या, नहीं। मतलब सोर्स इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सो देयर विल बी नो एनी डॉपलर इफेक्ट। तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा ही नहीं, तो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा क्या, नहीं होगा। तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से परपेंडिकुलर मूव होंगे, या उल्टा करके देख लो, क्या इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में आएगा, नहीं। ना ही इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में आएगा, ना ही इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब ना तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, ना ही ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? बिकॉज हम क्या करते हैं, मान लो ये मेरा सोर्स मूव हो रहा है Vs और यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वर है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्वर और सोर्स को ज्वाइन कर लेता हूँ, ये एंगल मेरा कितना होता है, थीटा। तो इसका कंपोनेंट इधर ड्रॉप कर देता हूँ मैं और क्या बोलता हूँ, Vs cos थीटा। अब मान लो ये थीटा 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, Vs cos 90 कितना होता है, जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा ही नहीं, या उल्टा कर लो, इसका कंपोनेंट इधर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो इसका कंपोनेंट ही अगर नहीं आ सकता तो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर ऐसे मानेंगे हम, तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से परपेंडिकुलर मूव होंगे तो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जितनी एक्चुअल होगी उतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो मान लो ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सोर्स क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो 4 पोजीशन मैं बताऊंगा आपको, दिस इज माय फर्स्ट पोजीशन, दिस इज माय सेकंड पोजीशन, दिस इज माय थर्ड पोजीशन, दिस इज माय फोर्थ पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, सोर्स ऐसे जाएगा, ऑब्जर्वर यहां पर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, नो डॉपलर इफेक्ट। तो नो डॉपलर इफेक्ट मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। जब वो पॉइंट ए पे होगा, पॉइंट 1 पे होगा, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आ जाओ, तो सर्कुलर मोशन पे स्पीड कहाँ होती है, टेंजेंशियली। सो दिस इज द कंडीशन वेयर सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, गिवन बाय vo तो जीरो है ना, v डिवाइडेड बाय v प्लस vs इंटू n। क्यों प्लस बेटा, बिकॉज हमें आंसर कम लाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। यहां पर आ जाओ, स्पीड ऐसे होगी, ओके। एंगल पता करो, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, नो डॉपलर इफेक्ट, Na इज इक्वल टू n। यहां पर आ जाओ, जो सोर्स है ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज द कंडीशन वेयर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस मतलब फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, v डिवाइडेड बाय v माइनस vs इंटू n। तो अगर ऑब्जर्वर रेस्ट है और सोर्स सर्कुलर मोशन कर रहा है, या इसका उल्टा भी बोल सकते हो आप, सोर्स रेस्ट है, ऑब्जर्वर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो 4 अलग अलग पोजीशन पे क्या आएगा, यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, बिकॉज
ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, इधर बढ़ रहा है ऐसे तो 90 डिग्री, तो नो डॉपलर इफेक्ट। यहाँ पर सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, नो डॉपलर इफेक्ट, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम करते खत्म, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट की, मैच नंबर, शॉक वेव्स, सोनार और रडार, ये 5 चीजों की बात करेंगे और उस पे कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं उसकी बात करेंगे और यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। तो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।